नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र पर कांप कर लड़खड़ाओ मत। यानी आप किसी कार्य को यदि ये कह देते हैं कि ये असंभव है और आप जब अपना कर्म करना प्रारंभ करते हैं, उसके लिए कोशिश करना प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ पर डर करके हमें लड़खड़ाना नहीं चाहिए, यानी भ्रमित नहीं होना चाहिए, या हम अपने लक्ष्य से हमें क्या होना उसे डगमगाना नहीं चाहिए। यानी हमें अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान या चिंतित नहीं होना चाहिए। उससे पहले हमें कर्म करना चाहिए। जब तक हम अपना कर्म नहीं कर लेते, तब तक हमें, या हम अपना प्रयास नहीं कर लेते, तब तक हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए, ना ही उस कार्य को असंभव कहना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और ये जो वाक्य हैं हमने अभी पढ़े, वो बिल्कुल इन पर फिट बैठते हैं। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक, और इन्हें अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना में सूबेदार के पद पे पदोन्नत होने वाली ये पहली महिला है। और आपको बहुत सारी पहली महिलाएं अभी मिलने वाली हैं, क्योंकि हमारी सेना में, हमारे देश की, अब धीरे धीरे महिलाओं को भी इसमें अवसर दिया जाना और उन्हें एक जगह दी जानी, स्थान दिया जाना प्रारंभ कर दिया जा चुका है। इसके पहले जो सूबेदार रजक है, प्रीति हैं, ये एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं। 2022 में इन्हें सैन्य के जो पुलिस कोर है उसमें सेना में शामिल किया गया था, और ये शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में नामांकित होने वाली पहली मेधावी खिलाड़ी थी। यानी ये खिलाड़ी से उन्हें इस जगह पर भेजा गया, उन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ। और इन्होंने चीन के जो हांगजू में 19वें एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, वहाँ पर उन्होंने ट्रैप महिला जो टीम स्पर्धा है उसमें रजत पदक जीता था। और उनके उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए ही इन्हें सूबेदार के पद पे पहली आउट ऑफ टर्न पदोन्नत से यानी प्रमोशन दिया गया है। और ये वर्तमान में भारत में 6ठे स्थान पर रही हैं सूबे। और ये जो हमें 2024 में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। और इसके बाद बात करी जाए तो इन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है। और इनको मानद साथ में क्या कहते हैं, सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट जीतू राय को उनकी सराहनीय सेवा के लिए सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन पद से इनको पदोन्नत किया गया है। तो खेल में भी अवसर होते हैं, बस हमें उन्हें क्या करना होता है, उसके लिए हमें अथक प्रयास करने होते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी हीरक जयंती मनाई। हीरक जयंती मतलब 75 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए, उसमें प्रवेश किया है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसकी जो कार्यवाही होती है, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की गई? तो जो इसकी कार्रवाई होती है अनुच्छेद 145 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट हीरक जयंती यानी अपने 75वें साल की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। और 28 जनवरी को इसकी बाकायदे दिल्ली में इसका एक प्रोग्राम था, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया हुआ था। और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको बताया था कि 2014 से हमने 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का नया भवन परिसर बन रहा है। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, ये अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रपति भवन था, उसी प्रकार से संसद भी था। तो संसद नई बन चुकी है, तो 800 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के भवन के लिए अलग से दिए गए हैं। जल्दी नया भवन उद्घाटित होगा, उसकी भी हमें खबरें आएंगी। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट, अब हमारे देश की जो कोर्ट है, सभी कोर्ट, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सभी डिजिटलाइज किए जा रही हैं। इसके लिए बाकायदे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। बात करी जाए कि इसमें एक SCR चल रहा है प्रोग्राम, जो 1950 के बाद से 36,308 जो मामले हैं और सभी अलग अलग कोर्टों के जो मामले हैं, उन सभी को ई कोर्ट की परियोजना जो चल रही है उसके तहत उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। और बहुत सारे नवाचार इसमें किए जा रहे हैं कोर्ट में। साथ में बात करें भारत का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे संविधान लागू होने के बाद ये अस्तित्व में आया था। और 28 जनवरी ही 1950 को जब हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था, तो उसके 2 दिन बाद से इसने अपना कार्य करना क्या किया था, प्रारंभ किया था। जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारे देश में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रणाली लागू हो गई। लागू होने के बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ इसने सबसे पहली अपनी जो सुनवाई प्रारंभ करी थी वो 28 जनवरी 1950 को प्रारंभ करी थी। न्यायाधीशों के बारे में बात करी जाए तो जो हमारे देश के न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और इनकी जो सिफारिश होती है, एक कॉलेजियम होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, यही सभी लोग मिलकर सिफारिश करते हैं।
और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये सभी लोग मिलकर के जो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश यानी 33 + 1 = 34 टोटल न्यायाधीश हैं, जिनमें से 33 अन्य न्यायाधीश हैं। एक हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब ये 65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन यदि आप योग्यता की बात करो तो सर्वोच्च न्यायालय का यदि आपको न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहले आपको देश का नागरिक होना चाहिए, यानी नागरिकता हमारे देश की भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ 5 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस किसी उच्च न्यायालय की सेवा में होना चाहिए, या कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। या राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई आप प्रतिष्ठित न्यायविद हैं, न्याय से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपको उसके लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यह राजस्थान में है। आने वाले समय में आपको इसको हो सकता है याद करना पड़े। क्यों याद करना पड़े? क्योंकि अभी जो संभावना दिखाई जा रही है कि इसको भी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें दर्जा मिलने की संभावना है, और जो अभी मीटिंग्स चल रही हैं वहाँ पे ये टॉप पे चल रहा है। और डेजर्ट नेशनल पार्क एक्चुअली में क्या है कि जो अकालवुड फाजिल पार्क के रूप में, ये जीवाश्म पार्क के रूप में स्थापित है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पार्क माना जाता है वहाँ के डेजर्ट नेशनल पार्क को। और इसको क्या 2009 में यूनेस्को द्वारा भी अस्थायी सूची में जोड़ा गया था, और फिर से जो बैठक चल रही है वहाँ पे अभी जो भारत में बैठक होने वाली है, ठीक है, जो अगली आपको करंट अफेयर में बताया गया था कि जो अगली इसकी बैठक होने वाली है वो भारत में होने वाली है, दिल्ली में। तो वहाँ पर पूरी संभावना जताई जा रही है कि भारत को इसमें कई उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं विश्व धरोहर के रूप में। और ये पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत जो भेजा जाता है, प्रस्ताव भेजा जाता है, उस प्रस्ताव को वहाँ पर स्वीकृत किया गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क की हम बात करें तो राजस्थान में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसलमेर के पास ही है, बाड़मेर जिले में आता है वहाँ पे। और 1980 में इसको घोषित किया गया था, शुष्क पार्क है एक तरह का। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, राज्य पक्षी वहाँ का, वो यहाँ पर पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है, और बाकी के जो वहाँ के राज्य फूल और राज्य वृक्ष है वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर राजस्थान की पूरी जो एक आइडेंटिटी है वो यहाँ पर मिलती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ प्रश्न क्रमांक 4 में, और यह प्रश्न दूसरी बार आपके करंट अफेयर्स में सम्मिलित किया गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीतने में रोहन बोपन्ना का जोड़ीदार कौन था। आप वर्ष 2020 की PSC प्री का क्वेश्चन याद करेंगे, वहां पर जोड़ीदार पूछा गया था, ठीक है। तो इसके जो जोड़ीदार थे मैथ्यू एबडेन थे, और इन्होंने क्या है, हमारे जो बोपन्ना है, इन्होंने युगल खिताब में इटली की टीम को हराया है। और 43 ईयर की एज में इतनी बड़ी रैंकिंग हासिल करना अपने आप में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। और इसी वजह से इनको इस वर्ष जो पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाले हैं 2024, उसमें रोहन बोपन्ना का भी नाम है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और बोपन्ना जो है एरा में, ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। और आज की तारीख में यदि बात करिए तो 329 दिन बचे हुए थे, ये 44 ईयर के कंप्लीट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 5 है, और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करके रखना है। यदि आप बात करो आज के करंट अफेयर्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि कोई है तो मैं मानता हूँ वो ये है, हाल ही में क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में बाकी की जो बहुत सारी डिटेल्स है वो आपको PDF में मिल जाएंगी। PDF आपको दोपहर 12 बजे के बाद टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है एग्जाम गुरुजी के। आप सभी लोग तभी डाउनलोड किया करें, 12 के बाद वो डाउनलोड आपको उपलब्ध रहेगा वहाँ पे। और 29 तारीख की डाल दी गई थी, आज 30 वाली भी आपको सुबह 12 बजे के बाद उपलब्ध रहेगी। तो हम प्रश्न में आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC है, इन्होंने क्या किया है कि जो भारत में विमुक्त, घुमंतु और हमारे अर्ध घुमंतु जनजातियां होती हैं, जिन्हें हम लोग NT, SNT और DNT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इनको लेकर के कई समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए एक आयोग बना था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। इस पूरी की पूरी जनजातियों की जो समस्याएं हैं उन पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और रिपोर्ट एक आयोग के द्वारा बनाई गई थी। तो अभी क्या हुआ, NHRC ने कहा कि आप सभी को उनकी रिपोर्ट को क्या करना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए और उस पर जोर देना चाहिए। तो वो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये इदाते आयोग बना था, वो इसी के लिए बना था। तो इदाते आयोग जो है वर्तमान में चर्चाओं में है, और हमारे यहाँ जो PSC का नया सिलेबस आया है उसमें आप जब 10वीं यूनिट उठाएंगे तो 10वीं यूनिट पूरी की पूरी आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई है।
अब SC/ST एक्ट नहीं पूछ रहा, अब आपको उनके जितने भी संस्कार होते हैं, आपको मोटी मोटी नहीं, आपको संपूर्ण जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। उनसे जुड़े हुए कानून आप जब पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े हुए क्या कहते हैं संवैधानिक आयोग, निकाय, कानून। तो आपको ये सभी चीज़ें पढ़ के रखनी चाहिए। तो इसको आप अपने जो भी नोट्स हैं वहाँ पे ज़रूर अपडेट कर लेंगे। तो बात हो रही है इदाते आयोग की। तो ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में की गई थी, बनाया गया था मतलब ये आयोग, जिसमें उनका ये था कि आपको विमंतु, घुमंतु और अर्धघुमंतु जो जनजातियां होती हैं, इनकी पूरी एक सूची आपको बनानी है और इसके बाद आपको क्या करना है, उस पर रिपोर्ट बनानी है। तो ये भिखू राम जी इदाते थे। जितने भी हमारे कमीशंस होते हैं, किसी जो मेन अध्यक्ष होते हैं उसके नाम से वो जाने जाते हैं। तो भिखू राम जी इदाते इसके उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। और उन्होंने क्या किया था कि एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो श्रेणी बाहर रखे गए थे, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया था, पूरी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। सब सर्वेक्षण करने के बाद, जानकारियां इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी। सिफारिशें उनकी ये थी कि जो SC/ST OBC में सूची में चिन्हित नहीं किए गए हैं, यानी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको आपको OBC जो श्रेणी है उसमें रखना चाहिए। और इनके अत्याचार या इनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, इस समुदाय के साथ जो समस्याएं होती हैं, सुरक्षा की भावना होती है, उनको बहाल करने के लिए आपको एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में तीसरी अनुसूची को शामिल करके वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना चाहिए। साथ में इनके लिए कानूनी स्थिति वाले एक स्थायी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आयोग होगा तो वो इनके बारे में विचार करेगा, उनकी समस्याओं से परिचित रहेगा और उनके लिए एक स्वतंत्र होकर के कार्य करेगा। और विशेषकर जो महत्वपूर्ण आबादी वाले राज्य, जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है, उनके कल्याण के लिए एक अलग से विभाग बनाए जाना चाहिए। इसी आयोग की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश शासन ने भी इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया, विमुक्ति दिवस मनाया, 31 अगस्त उसको घोषित किया। साथ में इनके लिए कई सारी योजनाएं आपको आने वाले समय में दिखेंगी और वर्तमान में भी दिख रही। आपको प्रधानमंत्री जो जनमन योजना है, इस समय आपको सबसे ज़्यादा खबरों में मिल रही होगी, PM जनमन योजना, बिल्कुल इसी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। और इसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही उसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। और DNT परिवारों की जो अनुमानित संख्या और वितरण है, उसके लिए एक गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इनकी ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट थी। बात करी जाए गैर अनुसूचित घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की, तो देखो राज्यवार सूची तैयार करने के लिए जब ये आयोग गठन किया गया, उसके बाद 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और इनके अनुसार ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 1262 समुदायों को इन्होंने गैर अनुसूचित घुमंतु और अर्धघुमंतु के रूप में पहचाना था। ठीक है, और फिर इन्होंने ये कहा था कि इसके लिए आपको विकास कल्याण बोर्ड की स्थापना करनी है। ठीक, फिर इन्होंने क्या हुआ, इसके लिए इन्होंने ये बोला कि आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की तरफ क्या करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। और 2019 में भिखू जी कामा ने इसकी अध्यक्षता की थी। विमंतु, इनकी जो घुमंतु हमारी जनजातियां, इनकी बात करें तो इनको क्या है, उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्थान पर नहीं रहते और समय समय ये इनका कल्चर होता है, घूमते रहना। और एक तरह से इनकी जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है, ये इनके संस्कृति का एक हिस्सा है। और उस संस्कृति का सम्मान करते हुए सरकार को भी योजनाएं बनानी पड़ती है, क्योंकि ये अपने रूट से अलग नहीं रहना चाहते। लेकिन जो इनको असुविधाएं हो रही हैं या जो इनको समस्याएं जा रही हैं, उनको भी एक तरह से हल करना सरकार को क्या है, कर्तव्य। तो वो इनके साथ इनके जो संस्कृति होती है उसका सम्मान करते हुए ऐसी योजनाएं बनाती हैं ताकि इनको किसी भी प्रकार से अपनी संस्कृति के साथ विशेषकर उन चीज़ों में समझौता ना करना पड़े जो इनकी पहचान है। लेकिन उस पहचान में जो इनको समस्याएं जा रही हैं उसको, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है, तो उसके अनुसार जो इनको समस्याएं जा रही हैं उसके लिए हम किस प्रकार से इनको हल कर सकते हैं, इन चीज़ों पे सरकार क्या करती है, ध्यान देती है। तो आपको जो इनके लिए अलग से बस्तियों का भी निर्माण किया जा रहा है, इनके लिए अलग से ऐसी योजनाएं चल रही कि ताकि इनके बच्चे जो होते हैं वो भी शिक्षित हो सके। कई बार वो शिक्षा से, अब आप सोचो कि एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के आज इंदौर में है, फिर अगले दिन आप वो पता चला कि भोपाल में है, फिर अगले दिन जबलपुर में है, फिर ग्वालियर जिले में है, अब ऐसे घूम रहा, तो वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेगा, भोजन कहाँ से पाएगा जो सरकार के द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके पास रहने के लिए आवास नहीं है, स्वच्छता से वो दूर है,
वो रोजगार उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार को ये सारी चीज़ें इनके संस्कृति को सम्मान मतलब सिक्योर करते हुए सब चीज़ें उपलब्ध करानी होती है। तो सरकार ने इसके लिए बस्तियों का निर्माण की योजना चालू करी है। सरकार ने इनके लिए जो क्या कहते हैं इनका जो कार्ड होता है, जो जिसमें भोजन मिलता है, इनको अनाज मिलता है, उसको सभी जगह के लिए एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, वो कहीं भी जा कर के एक तरह से एटीएम कार्ड की तरह दे दिया है कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। इनकी बच्चों की शिक्षा के लिए अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। तो वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा इनको आधिकारिक तौर पर गैर अधिसूचित क्या कर दिया गया था। अब इन सब समस्याओं के कारण इनके पास कोई न तो निजी भूमि होती है, ना मकान होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। आज का दूसरा एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अभी आने वाले समय में बहुत दिनों तक खबरों में बना रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंचाई और परियोजना वाले चैप्टर पे जाना है और इस डाटा को क्या करके रखना है, अपडेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स में आपको लगातार मिलेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के बाद ये दूसरी परियोजना है, जो ये दूसरी कौन सी परियोजना है? ये लिंक परियोजना है। कौन सी? पार्वती काली सिंध चंबल ERCP योजना। ठीक है, ये किस राज्य के साथ हमारा क्या कहते हैं साझा करेगी? तो ये राजस्थान के साथ ये परियोजना साझा करी जाएगी। इसमें जुड़ी हुई कौन सी नदी है? पार्वती है, काली सिंध और चंबल है। तीनों नदियां आपको कहाँ से लगी हुई मिल रही हैं? मध्य प्रदेश से। और अभी क्या हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री डॉक्टर क्या कहते हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने मिलकर के अभी MOU साइन किया है। साथ ही में भारत सरकार के जो जल संसाधन मंत्री हैं शेखावत जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। भारत की नदियों जोड़ने जो परियोजना चल रही है, अटल जी के टाइम पे इसको शुरू किया गया था, उसके तहत ये दूसरी परियोजना है और दोनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। एक परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है, दूसरी हमारी राजस्थान के साथ साझा करती है। ठीक है, और ये बात करी जाए इसकी, तो इसका फायदा क्या होगा? इस परियोजना का फायदा ये होने वाला है कि मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के जो 13 जिले हैं उनको लाभ मिलेगा, चंबल और मालवा के। ठीक है, क्योंकि ये चंबल नदी से है तो चंबल का आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र आता है, चंबल आपका मालवा क्षेत्र, दो क्षेत्रों को ये कवर करती है। तो 13 जिले जो विशेषकर ड्राई बेल्ट वाले जिले हैं, जब नीति आयोग की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो ड्राई बेल्ट जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनमें इन सभी जिलों का नाम है जहाँ पर आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर अंदर जल का स्तर बहुत नीचे गिरने वाला है। ये रिपोर्ट अभी 2022 में आई थी। तो जिसमें मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, श्योपुर, यहाँ पर पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, विशेषकर इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, राजगढ़, यहाँ पर औद्योगिकरण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। साथ ही में सिंचाई का जो रकबा है लगभग 3 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी होगी। सिंचाई और जल ये आपके प्री और मेंस के सिलेबस में है और इसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे और इस कंटेंट को आपको सेव करके रखना है, जब आपको मुख्य परीक्षा में ये काम आएगा। परियोजना में बात करें तो 5 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। 75,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। लगभग 1.5 करोड़ आबादी इससे क्या होगी? डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट इस परियोजना से लाभान्वित होगी। कुल यदि दोनों राज्यों को मिला दिया जाए तो 26 जिलों को लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी और इसका फायदा ये मिलेगा कि वाटर लेवल भी साथ साथ में क्या होगा? बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के पूर्वी राजस्थान को ये विशेषकर कवर करेगा। जो उनका 13 जिले वहाँ के, मध्य प्रदेश के 13 जिले, 13 जिले दोनों राज्यों के हैं। और इस जब लिंक परियोजना पे पानी का बंटवारा हो, उसका आदान प्रदान हो, लाभ, इन सारी चीज़ों की बाकायदे खुल कर के बात की गई है। उस पर MOU में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये परियोजना आज की नहीं है। ये परियोजना जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आई थी वर्ष 2004 में तैयार की गई थी, तब से है और जाकर के 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। और आज आप सोचो 20 साल बाद लगभग ये परियोजना पे MOU साइन हुआ है। यानी इतना समय लग जाता है और इस 20 वर्ष के भीतर कितने सारे किसानों को कितना नुकसान हो चुका होगा, वाटर लेवल हमारा कितना डाउन हो चुका होगा, हम कितने पीछे चले जाते हैं। तो यानी एक रिपोर्ट आती है 2004 में और उस रिपोर्ट पर विचार चलता रहता है और जाकर के 2024 में उस रिपोर्ट पर MOU साइन होता है। यानी यह परियोजना अब शुरू होगी 2024 में कार्य करना, इस पर प्रारंभ किया जाएगा। अब कब पूरी होगी आप ये सोच सकते हैं कि कितना धीमा हमारा डेवलपमेंट चलता है। तो अब इसके पहले मैंने आपको बता दिया था केन बेतवा लिंक जो परियोजना है यानी KBLP, नदियों के जोड़ने वाले जो कार्यक्रम, उसके तहत ये पहली लिंक परियोजना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। हाल में ही क्या हुआ 2022-23 में सर्विस पावर स्टेशन का
विद्युत गृह को पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया सतपुड़ा ताप विद्युत गृह को, विद्युत मंडल के द्वारा ये दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। कंपनी के जो वहाँ के प्रबंध संचालक वगैरह होते हैं वो पुरस्कार लेते हैं। 3 लाख रुपए के पुरस्कार इसमें दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स का दिया गया है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह। ये कहाँ पर है? ये सारणी में है। वहीं पर जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया गया है वो संजय गांधी ताप विद्युत गृह को दिया गया, जो बिरसिंहपुर पाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए तो मरी खेड़ा जल विद्युत गृह जो कि शिवपुरी के अंतर्गत आता है, इसको भी पुरस्कृत किया गया है। इन सभी को पुरस्कृत किए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। अभी गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, राज्य स्तर की बात हो रही है, जिसमें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की झांकी को पुरस्कृत किया गया। इसको पुरस्कार दिया गया है द्वितीय पुरस्कार के साथ। यहाँ पे तृतीय मिनट लग गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। द्वितीय पुरस्कार के साथ पुरस्कृत किया गया। इन्होंने क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सीनरी के माध्यम, मतलब झांकी के माध्यम से क्या किया था, प्रेजेंट किया था। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो अभी की योजना चल रही है जिसकी 31 जनवरी लास्ट डेट है, और वो योजना है पीएम यशस्वी योजना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है? तो ये जो संचालित होती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूजन इसलिए नहीं रखना है क्योंकि इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कूली शिक्षा विभाग के छात्रों को मिलती है। तो इसमें फिर मैं वहीं आ गया, हम कहाँ आ गए? हम आ गए पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के जो विद्यार्थी होते हैं। पिछड़ा वर्ग इसमें बाद में सम्मिलित किया गया, ये ध्यान में रखना, पहले नहीं था। पहले केवल विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों के लिए था। 9वीं से 11वीं जो शासकीय अथवा अशासकीय, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों हो। 9वीं 10वीं से लेकर के उनको 75,000 रुपये, 11वीं 12वीं के विद्यार्थी को अधिकतम 1,25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। और छात्रवृत्ति जो होती है डीबीटी होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा उनके खाते में आती है और उनको क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें किताबों और स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं, रहने का खर्चा भी मिलता है, और इनकी जो शिक्षक शुल्क के लिए जो सीमा होती है वो निर्धारित की गई, बढ़ा दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा ये वार्षिक आय जो होनी चाहिए वो अलग अलग स्तर की होनी चाहिए। लेकिन ये इस उच्च श्रेणी में भी जो छात्र लेना चाहते हैं एडमिशन, उनके लिए भी ये योजना चलती है। तो आपको ये ध्यान में रखना, ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के आखिरी प्रश्न की। तो होने वाला है विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर समिट। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इन्वेस्टर समिट को लेके कंफ्यूजन में नहीं रहना, बात करनी विक्रम व्यापार की। तो विक्रम जो व्यापार मेला है ये कहाँ है? विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं उज्जैन से, तो उज्जैन में ये आयोजित किया जाएगा। साथ में 1 मार्च से प्रारंभ होगा और इसमें होने वाला है विक्रमोत्सव, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है और हर वर्ष भव्य तरीके से होता है। और इस बार अति भव्य तरीके से होगा क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वर्तमान के, वो संबंध कहाँ से रखते हैं? वो उज्जैन से रखते हैं। तो उज्जैन में इस बार कुछ अलग तरीके से विक्रमोत्सव होगा और जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। और आप सभी से हमने पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न था, हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उस और हमारा जो बजट था 2023 का, उसमें ये मेंशन था। तो दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आप सभी के उत्तरों की संख्या बढ़ गई है। कल हम 2 से 3 हुए थे, आज हम 3 से 6 हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी के लोगों ने भी कमेंट करके चित्रकूट आंसर दिया है। तो राइट आंसर जो है इसका चित्रकूट है। चित्रकूट में दिव्य वनवासी का जो है निर्माण किया जाएगा, रामलोक का निर्माण किया जाएगा। और क्योंकि चित्रकूट अब विशेष स्थान रखता है क्योंकि राम पथ गमन जो यात्रा की पहली बैठक हुई थी वो भी चित्रकूट में हुई थी, न्यास की पहली बैठक। और ये पूरा का पूरा जब अयोध्या से लेकर के श्री उनका जो क्या आपका कन्याकुमारी में रामेश्वरम तक, इसको पूरा का पूरा कनेक्ट किया जा रहा है कर्नाटका छत्तीसगढ़ होते हुए। जहाँ जहाँ राम जी अपने यात्रा किया था उन्होंने अपने वनवास के दरमियान, तो वहाँ उन जगहों को तीर्थ के रूप में सरकार क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। अब उसका फ़ायदा ये होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों की आस्था भी उस पर, जो उनकी जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी एक अच्छा जगह मिलेगा घूमने के लिए, उनको भी संतोष प्राप्त होगा, साथ में वहाँ पे लोगों को रोजगार डेवलप होगा। तो बात करी जाए तो उन्होंने, रामचंद्र जी ने चित्रकूट में लगभग 11.5 वर्ष का समय बिताया। चित्रकूट एक जनपद है, यानी वहाँ का संभाग है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में सतना जिले में आता है। तो ये 2 राज्यों के साथ बटा हुआ क्षेत्र है। तो राम जी ने यहाँ पे 11.5 वर्ष का वनवास किया था, तो उन चीज़ों को वहाँ पर चिन्हित किया जाएगा। साथ में इसका निर्माण कार्य 5 लोगों की समिति द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये द किंग के द्वारा ये आंसर किया गया है। 400 करोड़ रुपए इसमें सरकार व्यय करेगी।
ठीक है, लोक निर्माण के द्वारा आयोग के द्वारा इसका बजट जारी किया गया है। ठीक है, और साथ ही में आशीष जामरा है, इन्होंने भी अपना उत्तर सही दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में दिव्य वनवास लोक बनाने की घोषणा करी थी, घोषणा का दिन याद रखना है। आशीष जामरा का उत्तर था, लगातार आ गया। ठीक है, शिप्रा उमराव है, इन्होंने भी बताया था बजट एलोकेशन लगभग 358 करोड़ का है। एस्टेब्लिश इन चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने मेंशन किया है। लॉर्ड रामा स्पेंड इन एक्साइल टाइम इन चित्रकूट, लगभग 11 से लेके 12 ईयर समथिंग, 11 से 11.5 वर्ष का समय इन्होंने दिया था। कई जगह 11 बोला जाता, कहीं 11.5, हमको उस पर नहीं जाना है। भरत मिलाप वगैरह यहीं पे, गुप्त गोदावरी यहाँ पे आपका चित्रकूट में, ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय है यहाँ पर आपका। इसके अलावा यदि आप बात करो तो सती सुइया आश्रम भी है यहाँ पर। तो और साथ ही में कई यहाँ पे जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, सरभंग ऋषि आश्रम भी यहीं पर है आपका। तो चित्रकूट से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन हमारे प्री के सिलेबस में है। तो हमने जो इसका आपको प्रश्न दिया था जिस दिन करंट अफेयर कराया था, तो वहाँ पर उनसे चित्रकूट से जुड़े हुए सभी स्थलों के बारे में आपसे चर्चा वहाँ पर करी थी। तो थोड़ा सा धार्मिक पर्यटन आप लोगों को वहाँ पर देख लेना है। कुछ बात मैंने बता दिए, आपको उसका एक प्रॉपर क्या करनी है, लिस्ट बना लेनी है। यहाँ पर जो मेले लगते हैं वो ध्यान में रखना। एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अमावस्या में दीपदान पूरे मध्य प्रदेश में चित्रकूट एक स्थान है जिसमें यहाँ पर आपके अमावस्या के समय, अमावस्या में दीपदान किया जाता है। दीप प्रज्वलित करके उनको बहाया जाता है मंदाकिनी नदी में। ठीक है, तो इसका एक विशेष पर्व, अभी जब इनके मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने इसको विशेष रूप से चिन्हित किया था कि हम इस उत्सव को, जो दीपदान उत्सव, इसको एक भव्य तरीके से क्या करेंगे, आयोजित करेंगे। तो आने वाले समय में तो आपको कुछ यहाँ पर विशेष कार्यक्रम देखने को मिल जाए, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना है। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न हम सभी के आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में टांट्या मामा बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये टांट्या मामा बलिदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, उसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और आशा करता हूँ संख्या जो इसके उत्तर देने वालों की है वो आपकी बढ़ेगी। आपको कुछ नहीं करना, पहले तो बताना है कि बलिदान दिवस कब है। इसके बाद दूसरी बात, टांट्या मामा के बारे में आपको 3 से 4 बातें बतानी है। हम सब के मामा हैं, हमारे पूरे राज्य के नहीं, हमारे देश की, हमारी सर्व जनजाति के हमारे मामा हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सभी को इनके बारे में 3 से 4 बातें कॉमन जो है उनको छोड़ करके अच्छी बातें बतानी है इनके बारे में, और जो यूनिक हो वो आपको बतानी है। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जिनको हार्ट देगा। और आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करा करें, क्योंकि आज आपने चित्रकूट के बारे में बहुत सारी बातें जानी। इसी प्रकार से हम टांट्या मामा के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। करंट अफेयर्स पसंद आता है तो आपको अपने एक मित्र को जरूर शेयर करना है, और इस हमारी जो ये एक सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाना है। बिना आपके सहयोग के इसको हम आगे अच्छे स्तर पे नहीं ले जा सकते। तो आप सभी से सहयोग की मैं आशा करता हूँ, और दूसरी आशा ये करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चालू करके रखेंगे। भटकना नहीं है, हमें मेहनत करते रहना है। फिर हमारी मुलाकात अगले दिन होती है करंट अफेयर्स के साथ। PDF टेलीग्राम चैनल पे 12 बजे के बाद उपलब्ध रहेगी, उसको डाउनलोड करना नहीं भूलना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स इसमें होते हैं जिसको हम उसमें डालते हैं। उसमें डेटा ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें ज़्यादा इसमें नहीं डाल सकते करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।